हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर नंबर 1, एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे हम। एक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जो बहुत कम समय में हाई स्कोरिंग जो है हो सकता है आपके लिए। मेन एग्जाम में जो 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पार्ट से, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। अब तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे खूबसूरत जो पार्ट है वो यही है कि कम समय में, है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत भी कम करनी पड़ती है, सेलेक्टेड पढ़ना पड़ता है, और उसमें आपके 14 to 15 क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजीली हो जाते हैं, है ना। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद 20 सेकंड 30 सेकंड से भी कम समय जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें लगता है। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग टाइप का पार्ट है और अच्छा पार्ट है ना। और थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो इसको पढ़ने का जो अगर तरीका आ जाए, आपको इसको पढ़ने का अगर तरीका आ जाए तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कत नहीं आती इस पार्ट में। और पढ़ने का तरीका कैसा है इसका, उसके लिए तो मैं खड़ा हूं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, जी हां, पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट इसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जानते हैं सब लोग, इसे पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इतना बड़ा नाम याद नहीं होता कई बार, है ना, तो कोई बात नहीं, सब लोग इसे, है ना, चित परिचित हैं इस वाले चैप्टर से और पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। सर, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि सर क्या ये मास्टर बेसिक से स्टार्ट करेगा। अरे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना बेसिक को हम करेंगे, ठीक है। हां, इस चैप्टर को मैं बता देता हूं कि मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूं। वैसे ऑल्दो आज के क्या टॉपिक्स हैं वो तो मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट है वही मैं रिवाइज कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह वही सब सिखाऊंगा। वो सब मेरे लिए सम बेसिक पार्ट ही होंगे। उसके बाद मैं लेआउट एंड निमोनिक्स, मतलब अपना हिस्सा तो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। शायद आज पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से स्टार्ट भी ना हो पाए, पूरी तरह से मतलब कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो हम देखेंगे। मैं बात कर रहा था उसकी कि हम इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे। इस कंप्लीट चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, है ना। मैं इसको कितने कितने हिस्सों में डिवाइड करता हूं, 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है। 3 हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करता हूं। पहला हिस्सा है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आज लिखेंगे। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड, है ना। उसके बाद आ गए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें बेसिक के अंदर पहली चीज, कुछ बच्चे सोचते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा हिस्ट्री नहीं आती है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट बेसिक नहीं होता, हिस्ट्री और डेवलपमेंट नहीं होता, ये बेसिक का पार्ट नहीं है। बच्चा गलती करता है कि बेसिक का मतलब तो होता होगा कि हमें जो है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाए, हमें जो है वो लोदरमेयर कर्व पढ़ाया जाए, हमें जो है वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पढ़ाया जाए। ये बेसिक नहीं है, बिकॉज ये जितनी भी हिस्ट्री और डेवलपमेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है वो आज की पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल मैच नहीं करती। मैच नहीं करने का मतलब इनका जो बेस है जिस पर ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई वही चेंज हो जाता है ना। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। हिस्ट्री जो है जेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, हिस्ट्री और डेवलपमेंट, हम इसको बेसिक नहीं बोलते बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसके बारे में क्या चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं जो पढ़ाता हूं, दूसरे पार्ट में मैं पढ़ाता हूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ाता हूं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, पहले आपको मैं एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, है ना, कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इस वाले पार्ट से ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, है ना। एग्जाम में अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, पीवाईक्यूज की बात करूं, तो सब यहीं से आते हैं, इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास जैसे जेड इफेक्टिव हो गया एंड शील्डिंग हो गया, जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग हो गया। इसके बाद हमारे पास साइज आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। थोड़ा सा आज पहला चैप्टर है तो बेसिक की बात करें। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाता है, और इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है। जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इनके कुछ नाम है, जैसे इसको ईएन के नाम से जाना जाता है, इसे ईजीई की नाम से जाना जाता है, एक और नाम होता है इसका ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको आईई के नाम से जाना जाता है, एक और बोलते हैं इसे आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इन सब में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर वाले होते हैं। अगर इनमें हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो मैक्सिमम ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, कि इनके सही करेक्ट ऑर्डर क्या होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, साइज का ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम ये चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो मैं लेता हूं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। पर सर क्या छोड़ दें क्या, अब बेटा ऐसा तो नहीं बोलूंगा, वेरी लेस इंपॉर्टेंट। क्या पता वेरी लेस इंपॉर्टेंट से एक क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना, रिस्क नहीं लेना। हम तो पिछले कुछ सालों की स्टडी करके ये डिसाइड करते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं सीखोगे तो इसमें पढ़ने में मजा आएगा भी नहीं। तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट क्या कहलाता है सर, ये स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है बेटा क्या, लेआउट आ गया, लेआउट आ गया, है ना, निमोनिक्स आ गए। निमोनिक्स क्या होते हैं, वो ट्रिक जिससे आप याद करते हो, है ना, जो मैं लिखी लिखा ही दे दूंगा, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे आपकी अपनी ट्रिक्स भी होती है, बहुत बच्चों को अपने अपना पता होता है। लेआउट आ गया, निमोनिक्स आ गया, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। ठीक है, इसके अलावा क्या आ गए, और क्या चीजें हो सकती हैं, हाँ ये आइडेंटिफिकेशन, किसी का ग्रुप हो गया, किसी का ब्लॉक हो गया, है ना, किसी का पीरियड हो गया, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन, ये सब इस वाले पार्ट में चलते हैं बेटा, ये सब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में चलते हैं। तो पूरी तरह से चैप्टर आपके सामने है, हमें क्या क्या पढ़ना है इस बात का जो है, मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि हम चैप्टर में इस तरह से चलेंगे, मतलब रास्ता आपके सामने मैंने रख दिया है। और ये भी चीज बता दी है कि मोस्ट जो, अगर हम वेटेज की बात करें, है ना, क्वेश्चंस के हिसाब से, तो लास्ट जितने ईयर्स हैं उन सबको देखते हुए हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है प्रॉपर्टीज वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहला पार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ लास्ट वाला जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है उसका इन बाकी दो पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करें फिर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें ऑल्दो आपको आने वाली चीजें ही मैं पढ़ाऊंगा जो आपको ऑलरेडी आती है। तो आइए सबसे बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि आपको पता ही है क्या होता है,
सबसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैं सबसे बेसिक पार्ट से उठा रहा हूं कि एटम। एटम होता क्या है? एटम की डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, बट मैं आपको बोल देता हूं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो कि किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसके सारे मतलब फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उसका एग्जिस्टेंस रखती हो, वो उसे कहते हैं हम एटम। क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। एटम जो है मेनली उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पार्ट्स होते हैं, एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। मैं एटम के सब एटॉमिक पार्ट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन, ठीक है, फिर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स, और फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसे P प्लस, स्मॉल p प्लस से डिनोट करते हैं, इसे N0 से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और ये आपका न्यूट्रल होता है। जबकि यहीं पर अगर बात करें तो आप इसे E माइनस, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना के बराबर होता है। चार्ज तो होता है लेकिन मास जो होता है वो ना के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स में मास होता है, चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में चार्ज और मास दोनों लगभग होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ये जिस जगह पर रखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलाकर क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम। किसी एटम का मास जो है वो किसके बराबर होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ रहते हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? जैसे मैं इसको जीरो नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं इसे N0 बोलूं तो ये न्यूट्रॉन है, ये N0 न्यूट्रॉन है, N0 न्यूट्रॉन है, N0 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर वहीं पर प्रोटॉन की बात करें तो ये रहा P प्लस, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, ये इस तरह से कहानी चलती है। और ये जो साइडों में आपको ये क्या, इसे इसे क्या बोलते हैं? ये जिसमें यहाँ ये सब रखे हुए हैं ना, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? मैं बताता हूं आपको। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? जहां ये सारे रखे हुए हैं इसे बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है इसे? न्यूक्लियस। जिसमें कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब ये कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब सेंट्रलाइज होता है। एटम का जो मास है वो सेंट्रलाइज होता है, एक सेंटर में एटम का मैक्सिमम मास पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन यहां है ना, प्लस न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो यहां है। दोनों एक ही जगह है, यानी किसी भी एटम का जो मास है वो उसके सेंटर में होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम न्यूक्लियस। लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर चक्कर लगा रहे होते हैं? ऑर्बिट्स में। कहां चक्कर लगा रहे होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स में। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर हम बात करें इनकी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, E माइनस। ये क्या है? E माइनस। ये क्या है? E माइनस। ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। मतलब अगर इसी की बात करो, है ना, इसकी बात करो, ये क्या कहलाते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी सेंट्रलाइज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उस सेंट्रलाइज्ड जो मास है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं बेटा? चक्कर काटते हैं। उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सभी मेरे ख्याल से एटम के बारे में 101% जानते हो कि सर हाँ हाँ इतना तो हमें पता है। कोई बात नहीं। फिर आपको एक चीज और भी पता होगी
कि ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और ये कहां कहां रहते हैं, ये इस डायग्राम से अच्छे से हमें पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल में, जिसे हम आगे जाके ऑर्बिटल्स कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं और उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का पता करना कि कहां है इलेक्ट्रॉन, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का पता करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। उन टूल्स का नाम होता है बेटा क्वांटम नंबर्स। उन टूल का क्या नाम होता है, क्वांटम नंबर्स। क्योंकि ठीक है, हमें इनकी लोकेशन तो पता है, क्यों, क्योंकि ये तो एक ही जगह है, इसमें कोई डिफरेंट एनर्जी लेवल है भी नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, है ना, 1 2 3 इस तरह से और भी हो सकते हैं। ये तो मैंने डायग्राम में सिर्फ 2 ही एनर्जी लेवल बनाए हैं, लेकिन एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स भी होते होंगे। मान लीजिए एक कोई मेन एनर्जी लेवल है, उसके अंदर और कोई सब एनर्जी लेवल हो सकता है। तो ये सारी बातें पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता करने के लिए, एनर्जी लेवल का एड्रेस पता करने के लिए, क्यों, क्योंकि पता करना पड़ेगा, वो हमें प्रोटॉन की तरह एक ही जगह बैठा हुआ नहीं मिल रहा, वो तो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मिल रहा है, तो उसका एड्रेस जानना बहुत जरूरी है। और एड्रेस जानकर फिर हमें यह बताना जरूरी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रखा है। और जब हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी पोजीशन पे उसका एड्रेस के साथ लिखते हैं, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। और जब इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, क्योंकि एनर्जी लेवल्स का एड्रेस तो हमें पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है क्वांटम नंबर्स की, जिसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, क्वांटम नंबर्स की। उन क्वांटम नंबर्स की मदद पर, 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के एड्रेस का पता करेंगे, एंड देन हम उसे लिखेंगे कि यस, इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखे हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को शो करेंगे और हम लिखेंगे, जैसे आपने सुना होगा 1s2 2s2, तो 1s2 मतलब 1s एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब 2s एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बताना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हम तो बस पता करके बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता करना और उन्हें लिखना कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मगर एड्रेस पता करने के लिए हमें पहले जरूरत पड़ती है 4 सबसे बड़े हथियार की, और वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। अब इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए चारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ अगर लेवल एड्रेस का पता करना है, सिर्फ एड्रेस का पता करना है तो 3 काफी है। सिर्फ एड्रेस का पता करना है तो 3 काफी है। हां, इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो चारों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या मैं 3 क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब कर सकता हूं, आंसर है नो। एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए ही चाहिए। मगर एक एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 3 क्वांटम नंबर्स की ही जरूरत है। चौथा क्वांटम नंबर जो भी होगा, जो भी नाम आएगा, चौथा क्वांटम नंबर इज टोटली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन को चारों की जरूरत पड़ती है, पर जो 4th वन वाला है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है कि ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल बोलते हैं एनर्जी लेवल को, अभी आएगा वो सब वर्ड हम सिखा देंगे, कि एनर्जी लेवल्स का पता करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स की नीड है, तो 3 ही काफी है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो 3 के साथ साथ एक चौथे की और जरूरत पड़ती है। सो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन या फॉर डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, बट टू डिस्क्राइब एनर्जी लेवल ओनली 3 क्वांटम नंबर्स आर सफिशिएंट। ऑल्दो हमें चारों क्वांटम नंबर्स में से सिर्फ 2 क्वांटम नंबर्स की नीड ज्यादा है। आपने जैसे 4 क्वांटम नंबर, आप सब बच्चों के जहन में चारों क्वांटम नंबर के नाम तो आ ही चुके होंगे। फिलहाल एक चीज और है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ये भी लिख देना बेटा,
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और एक न्यूट्रल एटम में, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर बराबर होंगे। ये तो बेसिक सी बात है सर, ये तो पता ही है। फॉर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। कोई कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो कम ज्यादा क्या होते हैं बेटा, कैटायन एनायन बनता है तो यहां से कुछ भी छेड़खानी नहीं होती। कैटायन एनायन बनता है तो यहां से कोई भी छेड़खानी नहीं होती। कहां से छेड़खानी होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं। अभी यहां आप देखो 3 प्रोटॉन आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ग्रीन वाले डॉट, और 3 ही आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये एटम जो है ये कैसा है, न्यूट्रल एटम है। अब सपोज मैंने यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मतलब रिमूवल कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो पीछे प्रोटॉन कितने बचेंगे सर, वो तो 3 ही है। लेकिन अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ नेगेटिव चार्ज कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ये तो आपने हटा दिया। अब 2 नेगेटिव चार्ज अगर है ना, तो अगर -+3 और -2 का हिसाब निकालोगे तो +1 आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हो तो उसे बोलते हैं कैटायन मोनोपॉजिटिव, 1 प्लस आएगा। 2 को हटाओगे 2 प्लस आएंगे, 3 को हटाओगे 3 प्लस आएंगे। ये प्लस कहां से आ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा अंदर प्रोटॉन तो निकाल नहीं रहे हैं, वही एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास बचता है, और उसे ही कहते हैं एनायन। किसे कहेंगे, एनायन। एनायन किसे कहेंगे, मान लीजिए इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो मेरे पास -4 हो जाएंगे। वहां तो कुछ ऐड हुआ ही नहीं, -4 और +3 ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से ये जो चार्ज का बैलेंस है, आपस में एक दूसरे को जो ये बैलेंस कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर नहीं छिड़ते। तो किसी कैटायन का एटॉमिक नंबर भी पूछे तो वो तो वही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसमें सेम ही होते हैं। सो देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कैटायंस एंड एनायंस। याद रखना, कैटायन एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कोई चेंज नहीं होता। चेंज कहां होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है। वो कम ज्यादा होते रहते हैं, कम ज्यादा होते हैं उससे, तो उस हिसाब से चार्ज भी आता है। सो दीज आर द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू, है ना, क्या करने पड़ेगा हमको, रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू कैरेक्टराइज्ड एन ऑर्बिटल और एन इलेक्ट्रॉन। इसने एक साथ लिख दिया। एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमें चारों की जरूरत तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पड़ती ही है। 4 set of quantum numbers are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number। ये जो फोर्थ वाला है, only for electrons। Orbital can be described by first 3 quantum number, while electron requires all 4 quantum numbers, है ना। तो इनमें से ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन की, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन वाला क्वांटम नंबर कौन सा हो गया, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफिकेशन, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों की जरूरत पड़ती है, मगर चौथा वाला पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए ही चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल की मतलब लेवल्स का अगर बताना है, ऑर्बिटल्स का अगर बताना है। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं बेटा एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिटल क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स in which electron founding probability is maximum। ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है उसे कहते हैं ऑर्बिटल्स। सो दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। बट क्या ऑर्बिटल्स जो हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, नहीं। मेन एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसे बोलते हैं शेल, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, शेल। फिर उसके बाद आता है सब शेल, और उसके बाद आते हैं ऑर्बिटल्स। इसके बाद क्या आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं। तो ये मेन एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, सब एनर्जी लेवल्स।
तो शेल, सबशेल और फिर उसके बाद ऑर्बिटल। बहुत सी जगहों पे सबशेल और ऑर्बिटल एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे अलग अलग भी होते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। सो कितने 4 क्वांटम नंबर, ये क्योंकि तुम्हें आते हैं इसलिए जो चीजें हैं वो ज्यादातर लिखी हुई है, ऑल्दो हम 50% के आसपास का कंटेंट लिखा हुआ ही रखेंगे। फिर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वांटम नंबर ये कहता है कि हम पहली चीज तो इसे डिनोट करते हैं एन से। ये साइज बताता है ऑर्बिटल्स की। ये क्या बताता है? जो एनर्जी लेवल है उसकी साइज बताएगा कि कितना बड़ा है वो एनर्जी लेवल, ठीक है। दूसरा, इंडिकेट डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि साथ में जो बैठा हुआ है वो तो न्यूट्रल है ना, तो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिवली होता है बिकॉज ये तो जीरो वाले हैं, तो चार्ज कैसा बचेगा? यही बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। चार्ज्ड, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये एक n है, ये एक n की पावर n इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है। तो आप जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, n अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो एक स्पेरिकल हम मानते हैं तो हम उसे रेडियस मानते हैं, तो रेडियस भी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है ना। रेडियस भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सेंटर में, तो एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। जब एनर्जी लेवल बढ़ते हैं तो यहां से यहां तक की जो सबसे आखिरी है ना, रेडियस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे? रेडियस। इंडिकेट डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। n increases distance from nucleus and energy increases। जो न्यूक्लियस के पास होता है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, यानी इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर से इधर जाने पर एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी जो है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। मतलब 3 नंबर प्रिंसिपल क्वांटम में रखे हुए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इसके अंदर क्या होगी? कम। इसके अंदर क्या होगी? कम। न्यूक्लियस के जो जितना पास है वो उतना ही कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर होता है वो उतना ही हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट भाई। Principal quantum number having the different values of n and have a different energy level which is known as shell। इन्हें क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। ये एल है ना, और इसे किससे डिनोट करते हैं? जैसे अगर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, वो 1 है तो उसे बोला जाता है के सब शेल, वो 2 है तो उसे बोला जाता है एल सब शेल, वो 3 है तो उसे बोला जाता है एम सब शेल। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 1 है तो सब शेल बोल दिया, 1 है तो बोला जाता है उसे के शेल, 2 है तो उसे बोला जाता है एल शेल, 3 है तो उसे बोला जाता है एम शेल, 4 है तो उसे बोला जाता है एन शेल। इससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है तो ठीक है, जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और पड़ती है तो वो है ना के एल एम एन ओ के हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है भाई। एनीवेज नीड नहीं है, ठीक है, इतना काफी है। शेल नंबर अगर इंक्रीज होता है, जिसे हम यानी कि आप 1 2 3 4 के हिसाब से भी डिनोट कर सकते हो और के एल एम एन के हिसाब से भी आप डिनोट कर सकते हो। करेक्ट है भाई। यहां तक की बात एकदम समझ आ गई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? मेन एनर्जी लेवल को बताता है। ये मेन एनर्जी लेवल को कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए हम निकले हैं और हमें यह पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस देश में रहता है। इलेक्ट्रॉन है इस देश में, तो उस देश को बताने वाला, उस नेशन को बताने वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन देश के अंदर वो किस राज्य में रहता है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो जैसे 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 हम गहराई में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस निकालने के लिए हम पहुंच रहे हैं। तो अभी हम कहां पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कंट्री में रहता है, बस हम यहां तक पहुंचे। मतलब अभी हम ऊपर ऊपर की बात बता चुके हैं। मतलब अब हो सकता हो कि 3 नंबर में है ना, 3 नंबर में 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हों, लेकिन 3 के तीनों का एड्रेस 8 हो गया, मतलब 8 लोग इस देश में रहते हैं। वो तो 8 का एड्रेस हुआ ना।
अब 8 में से हो सकता है आठों के आठों अलग अलग जगह होंगे, तो अब अपन इस 3 नंबर शेल के अंदर एंटर करेंगे, मतलब अब हम कंट्री के अंदर जाएंगे। अब हम 3 नंबर शेल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या हिसाब किताब है, फिर उसके भी अंदर जाएंगे। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इस एनर्जी लेवल पे है, इस एनर्जी लेवल पे है, इस एनर्जी लेवल पे है, लेकिन इन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी कुछ सब एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, वो भी हमें पता करने पड़ेंगे। यानी कि अभी तक तो सिर्फ तुमने ये नंबर बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे अगर लिखा हुआ है 3p, कहीं पे लिखा हुआ है अगर 2p, कहीं पे लिखा हुआ है अगर 5s, तो ये जो नंबर्स आप आगे देख रहे हो, ये वाले, ये सब क्या है? ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? ये नंबर्स डिनोट करते हैं n को। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी लेवल्स के आगे लगाए जाने वाला वो मैथमेटिकल नंबर, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, वो कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कहलाती है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। ये जो आप लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये जो 1 2 3 आगे लगा रहे हो ना, ये नंबर्स ये होते हैं शेल के नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है सर, अगर 3 के पास भी p है, 2 के पास भी p है, तो इसका मतलब है ये 2 नंबर शेल के अंदर का कुछ p है, ये 3 नंबर शेल के अंदर का कुछ p है। तो इसका मतलब है अब हमें ये sp क्या होते हैं ये पता करना पड़ेगा, spdf। और इसे ही दुनिया कहती है सब एनर्जी लेवल्स। क्या कहती है बेटा? इन्हीं सब एनर्जी लेवल। और वो किससे डिनोट किया जाता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। किससे कहा जाता है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से, AQN बोलते हैं इसको। L, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा? स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। और ये उस एनर्जी लेवल का, जिसको हमने बोला ऑर्बिटल का शेप बताता है। क्या बताता है? ये ऑर्बिटल का क्या बताता है बेटा? शेप बताता है। और ये वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होती है। अब ये n क्या है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कि इफ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4 है, यानी कि आपका शेल नंबर कितना है? 4 है। देन आपका L क्या क्या हो सकता है? L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो आप बोलोगे सर वो 0 से 1 कम n-1 2 होता है। तो आपको बोलना है कि L होता है 0 to n-1। तो यानी कि पहला तो हो जाएगा आपके पास, पहला हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3। क्या 4 होगा? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कभी भी n के बराबर L नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो n-1 के बराबर लास्ट वैल्यू रखता है। तो क्या कभी n और L की वैल्यू बराबर आ सकती है? कभी नहीं, कभी भी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या पता हमारे पास कोई ऐसा सवाल आए और जिसमें n और l की वैल्यू को सेम दिखा रखा हो। नॉट पॉसिबल। n और l की वैल्यू को सेम दिखा रखा हो, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है सीधा जुगाड़ है, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते, नेवर। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही कह रहा है कि 0 से तो शुरू हो गई, हर कोई 0 से शुरू होगा, लेकिन जाएगी वैल्यू। अगर तुम्हारा यहां n 5 है तो ये 4 ही तक जाएगा। तो 5 बराबर 5 हो नहीं सकते, 5 और 5 आ नहीं सकता सेम। यहां 6 है तो ये 5 ही जाएगा, और n की वैल्यू 4 है तो लास्ट वो 3 तक ही जाएगा। और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के जो नंबर है, L की वैल्यू 0 होती है तो वो S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, इस तरह से। तो इसका मतलब है यहां पे ये S हो जाएगा, यहां पे ये P हो जाएगा, यहां पे ये D हो जाएगा, यहां पे ये F हो जाएगा, और यहां पे ये G होगा क्या? तो आंसर है G नहीं। मतलब G नहीं वाला, ये वाला G नहीं, G नहीं। ठीक है, ऐसी चीज चलती है। ये चीज समझ आई आपको? परफेक्ट। अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, अब हम कितना सीख चुके हैं? देखो, अगर आपको दिया हुआ हो इफ
आपको बोला हुआ है 3p और पूछा है इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो। तो 3 से पता चला हमें कि n की वैल्यू 3 है और p से पता चला हमें कि n की वैल्यू l की वैल्यू कितनी है 1 है। l की वैल्यू जब 1 होती है तो उसे p बोला जाता है। तो दीज आर द सबशेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम सबशेल्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम सबशेल्स। ये क्या कहलाती है सबशेल्स कहलाती हैं। ये सबशेल्स कहलाती है। क्या कहते हैं बेटा इनको सबशेल्स कहते हैं। करेक्ट है। तो ये क्या बताता है ऑर्बिटल का शेप बताता है। ये क्या बताते हैं ऑर्बिटल का शेप बताता है। एन क्या बताता है ऑर्बिटल की साइज बताता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम, ऑल्दो हमारे को जो नीड है पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले वो 2 क्वांटम नंबर्स की ही ज्यादातर नीड पड़ती है। और पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बट 2 और पढ़ लेते हैं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है और उसमें भी आपका तो सीखा हुआ ही है। अच्छा सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब वही कि किस वजह से नहीं है अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। कह रहा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। तो अगर आप देखें कि अगर n की वैल्यू 2 होती है बेटा, है ना, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 to 2 - 1, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 तो खैर हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था ये दोनों आपस में सेम तो नंबर ला ही नहीं सकते। तो s हो सकता है, p हो सकता है, d तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कहीं पे अगर आपको लिखना है तो 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, लेकिन 2d का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2d नहीं होगा। बाकी चीजों को अगर आप देखते हैं और करते हैं इस तरह से सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन किसका इनकरेक्ट है, चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो मेरे पास l की वैल्यू 0 to 3 - 1 हो जाएगी, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है। अब इसका मतलब है 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d भी हो सकता है, लेकिन 3f नहीं होगा। तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। वैसा सही सवाल है जो अभी पीछे किया था हमने। आगे वाले क्वांटम नंबर पर बढ़ते हैं बेटा, और वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशंस बताता है। सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि इनकी जो स्पेस में है ना एक्सिस के अंदर ओरिएंटेशन बताता है इन डिफरेंट एक्सिस। मतलब कहीं ना कहीं ये कोई एक्स एक्सिस पर है, कोई वाई एक्सिस पर है, कोई जेड एक्सिस पर है, कोई एक्सिस के बीच पर है ना, एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, इस तरह से बताता है ये बेसिकली। ये m से भी डिनोट कर सकते हो और ml से भी डिनोट कर सकते हो। इनकी जो वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक होती है। अगेन मैं याद करवा दूं, l आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि पिछला क्वांटम नंबर है, जस्ट हमने अभी पढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे 1 ले लूं, n की वैल्यू 1 ले लूं, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। मेरे पास l की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये कह रहा है कि -l से लेके +l तक जाएगा, मतलब -0 से लेके +0 तक जाएगा। तो ये तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब m जो है वो वहां पे क्या रहेगा बेटा 0 ही रहेगा। इसमें m जो है वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसमें m क्या रहेगा बेटा 0 ही रहेगा। अगर मेरे पास 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मेरे पास 2 हैं तो l की वैल्यू मेरे पास 0 और 1 हो सकती है, यानी मेरे पास 2s हो सकता है और 2p हो सकता है, राइट। तो l की वैल्यू कितनी आई -l2 + l, -l2 + l। अब -l2 + l, अब l की वैल्यू कितनी है 0 है, 1 है, -l2
प्लस एल। तो ये कितना हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा, जो एम है आपका वो क्या हो जाएगा बेटा, -1 0 प्लस 1, -1 से +1 तक जाएगा। ये कितना जाएगा, ये -1 से +1 तक जाएगा, -1 से +1 तक जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे इस तरह से। तो ये क्या बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, 2s बनेगा, 2p बनेगा। अब साथ में -1 से यहां पे और कौन कौन से होते हैं, अरे भाई जीरो वाला तो जीरो है ही, फिर ये भी होगा। तो अगर हम m की बात, यहां पर एक m जीरो भी तो होगा, एक m तो जीरो होगा, और एक आपका ये वाला होगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 करता हूं तो मेरे पास l की वैल्यू 0 आती है, 1 आती है और 2 आती है। यानी कि मेरे पास m जो है वो 0 भी हो सकता है, मेरे पास जो m है वो आपके पास -1 0 और +1 भी हो सकता है, और मेरे पास यहां पे जो 2 हैं वो भी हो सकते हैं। 2 के लिए क्या लिखोगे आप, मेरे पास m कौन कौन सा हो सकता है, 2 के लिए क्या लिखोगे आप, इसके लिए l की वैल्यू जब 2 है तो इसके लिए, सबके लिए निकालोगे ना बेटा, सबके लिए निकालोगे। जैसे इसके लिए निकालोगे तो ये आएगा, इसके लिए निकालोगे तो ये आएगा, इसके लिए निकालोगे तो कैसा आएगा कि -2 है ना, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, ऐसे करके ऐसा बनेगा बेटा। तो आपने इसको क्या बोला था आपने इसको क्या बोला था, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका S, ये क्या होता है आपका S होता है, ये क्या होता है आपका S। मतलब ये चीज जो है ये तो आपकी S है, जीरो वाला अगर है तो वो S है, और S के लिए जो वैल्यू आती है वो यही आती है, मतलब एक ही डब्बा आएगा तो एक ऑर्बिटल आएगा, ओनली S। कभी भी SX, SY और SZ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर ये जीरो वाले का तो S हो ही गया, और ये कितना होगा, ये P वाला है, ये क्या है, P है। तो P वाले के लिए 3 डब्बे बन जाएंगे बेटा, है ना, P वाले के लिए 3 डब्बे बन जाएंगे। और 3 डब्बे कौन कौन से होंगे, -1 0, ऐसे समझ लो, -1 0 +1, यानी कि PX, PY और PZ लिख सकते हो आप उसको। सही भी XYZ आप किसी को भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस के अंदर जीरो वाले को जेड माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात आती है जीरो वाले की। तो जीरो वाले में एक डब्बा S का हो गया, 3 डब्बे अभी बताए PX के हो गए। तो यहाँ पे एक तो S ऑर्बिटल हो गया, यहाँ PX हो गया, यहाँ PY हो गया, और यहाँ PZ हो गया। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, इसके 2 वैल्यू कहाँ होती है, L की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल में 5 डब्बे बनते हैं, ये 5 वैल्यूज के हिसाब से कि -2, -1 0 +1 +2, 5 डब्बे बनते हैं। तो कौन कौन से डब्बे बनेंगे, 5, लेट सपोज DZ², DX² Y², है ना, DXY, DYZ और DXZ, ऐसे बनता है बेटा। तो ऑर्बिटल्स के नंबर भी आप यहां से पता कर सकते हो, ऑर्बिटल्स के नंबर भी क्या कर सकते हो आप यहां से पता कर सकते हो, और उनका ओरिएंटेशन इन डिफरेंट एक्सिस भी यहां से आता है, किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे आता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो यहां से अगर मैं कुछ फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बन सकता है क्या, अगर मैं कुछ फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बन सकता है क्या, देखते हैं कैसे। कि अगर मैं मेरे को यहां पे n की वैल्यू अगर 2 है n की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे पास एक डब्बा तो S का आएगा, ये रहा, एक डब्बा तो S का आएगा, ठीक है, और 3 डब्बे P के आएंगे। 3 डब्बे किसके आएंगे बेटा, P के आएंगे। इसका मतलब है जब मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम यानी कि शेल में, उस पर्टिकुलर शेल में मेरे पास एक डब्बा तो S का और 3 डब्बे P के, यानी कि टोटल 4 डब्बे हैं। टोटल कितने डब्बे हैं बेटा, 4 डब्बे हैं।
तो अगर मैं n का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम ऑर्बिटल आ सकते हैं क्या? अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं कि जितनी आपकी n की वैल्यू है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, उस शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ट्राई करके देखो, एक का स्क्वायर एक एक ही डब्बा आया वो देखो। दो का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो एक डब्बा, 2 3 4, टोटल 4 है ना, एस और पी मिला के, ये देखो। फिर 3 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 9, 3 की पावर 2 कर दूं, अगर मैं 3 की पावर 2 कर दूं तो मेरे पास कितना हो गया? तो यहां पे n की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो मेरे पास आंसर वही आ रहा है जो एक्चुअल में अपन ने डिटेल में निकाला है। सो अगर मैं n की पावर 2 करता हूं, सॉरी मतलब अगर मैं 3 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास 9 आता है। मैं काउंट करूंगा क्या मेरे पास 9 ऑर्बिटल्स है क्या यहां पे? एक तो s का ऑर्बिटल है, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज जो है वो है कितनी? 0 1 2, मतलब मेरे पास 3 सबशेल्स हैं। s सबशेल जिसमें एक ऑर्बिटल, p सबशेल जिसमें 3 ऑर्बिटल, मिलके कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। एक यहां से 3 यहां से 4 हो गए। फिर 2 का मतलब होता है d, और d में कितने ऑर्बिटल्स हैं वैल्यूज को देखते हुए? 5 डब्बे हैं, यानी 5 यहां हैं, 3 यहां हैं, कितने हो गए? 8, और एक ये रहा, कितने हो गए? 9। ओ तो मतलब मैं n की पावर 2 बोल सकता हूं। अगर मुझे कोई डायरेक्ट ये पूछे कि बताओ इस n में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो क्या मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं? तो मेरे पास यहां से कुछ चीजें निकल के आ गई। देखो मेरे पास यहां से कुछ निकल के आ गई। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां से निकल के आ गया। देखो कि अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम पॉसिबल सबशेल कितनी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल सबशेल्स कितनी होती है, तो वो उतनी ही होती है जितनी n की वैल्यू होती है। अभी जस्ट हमने ये वाला देखा, पहले हम इसको कर लेते हैं। अभी जस्ट हमने ये वाला देखा, पहले हम इसको कर लेते हैं कि n स्क्वायर जस्ट हमने देखा ही था। ठीक है भाई, तो देखो अभी जस्ट हमने यही तो पढ़ा, जो हमने पढ़ लिया उस पर टिक लगा रहा हूं, इस पे भी वापस समझा दूंगा। पहले अपन दूसरा वाला कर चुके हैं, ये एक एक रिलेशन अपन चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद मैं आपको सारा समझा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्बिटल्स इन गिवन शेल n स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 है, 3 ही काफी है, n की वैल्यू अगर 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है तो बताओ जो हमारे पास L की वैल्यू आती है वो क्या आएगी? 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो अगर आप इनको काउंट करते हैं तो मतलब ये 3 तरह की सबशेल्स आएगी, S सबशेल्स, P सबशेल्स, D सबशेल्स। तो पहला वाला भी आप डायरेक्ट यहां से सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि मुझे वापस पीछे जाना पड़े, मैं इसी एग्जांपल से सिखा सकता हूं। जितना नंबर का आपका n है उतने ही आपकी सबशेल्स आएंगी। तो वो लिखा हुआ है कि अगर n की वैल्यू 3 है, अगर या छोटा ले लो, n की वैल्यू 2 है, तो l भी आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा और 1 आएगा, यानी कि एक s आएगा और एक p आएगा। तो 2 ही सबशेल्स आएंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि जितनी पॉसिबल सबशेल्स आती है वो n के हिसाब से आती है। यहां तुमने 2 लिखा तो 2 बनेगी, यहां तुमने 3 लिखा तो 3 बनेगी। लेकिन अब हम आगे चल रहे हैं, हमें ऑर्बिटल्स चाहिए। ऑर्बिटल्स में जब हमें पता चला कि एक तो s का डब्बा होता है, एक p का डब्बा होता है, और यहां पे एक d का डब्बा भी आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल यहां से कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। 3 की पावर 2 करोगे तो डायरेक्ट भी 9 ही आएगा। ये हो गया। ठीक है भाई, ये चीज है। आइए आगे वापिस आएंगे, ये जो है ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस तो हम करते ही रहेंगे, चिंता ही मत करो आप। फिर आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा एक चीज और, सर ये वाला रिलेशन बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें सबशेल दी हुई हो, एल दी हुई हो, तो क्या करना है? एल दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है? 2l+1 वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एल की वैल्यू से आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप एल की वैल्यू से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एल की वैल्यू, लेट सपोज हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 3 है। एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। एल की वैल्यू कितनी है? 3 है।
अब 3 सबशेल कौन सा होता है? एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ जाएगा कि मैं 3, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 3 करके +1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा बेटा 7। और एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, एफ सबशेल के लिए, यानी कि एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एफ के अंदर क्या होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ये देखो, तो आप ये यहां से भी देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप एल की, ये तो इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी, अगर एल की वैल्यू 0 है तो आप 0 पुट करो, है ना। अगर आपके सामने एल की वैल्यू 0 है, अलग अलग एल की वैल्यू के लिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। एल की वैल्यू जब 0 होती है तो आप 2l + 1 लगाओ, 0 के 2l + 1 लगाओगे और 0 वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, 2l + 1 लगाओगे तो 3 आएगा। अगर आप एल की वैल्यू 1 रखते हो तो मैं आपको बता देता हूं ना, मैं आपको करवा ही देता हूं वो सारी बात। लो यहां देखो कि L की वैल्यू अगर 0 है तो 2l + 1 क्या होगा, है ना, वही 2l + 1 ही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो 0 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 + 1, तो कितना आ जाएगा? 1। अगर 1 है तो 2 इंटू 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। अगर 2 है तो 2 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अगर 3 है, 3 है तो 2 इंटू 3 + 1 कितना आ जाएगा? 7 ऑर्बिटल्स। इसे बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं डी और इसे बोलते हैं एफ। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें 1 ही आएगा, इसमें 3 आएंगे, इसमें 5 आएंगे और इसमें 7 आएंगे। इसमें कितने आएंगे बेटा? 7 आएंगे। करेक्ट, ऐसे चलता है ये। ठीक है, ओके। तो एन के साथ कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए, एल के साथ कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स अभी हम सीखेंगे। हमारे पास अगला क्वांटम नंबर आता है, हमारे पास अगला क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, विच इज एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूं, समझना मेरी बात को। अभी तक आपने ये समझ लिया कि अगर मैं यहां से लिखता हूं 3D, मैं क्या लिखता हूं? 3D लिखता हूं, तो 3D तक आपको कितने क्वांटम नंबर्स की नीड पड़ेगी? मतलब इस 3D को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए मेरे को, अच्छा मैं यहां पे 3DZ² भी लिख देता हूं। चलो इसको ऐसे समझता हूं कि अगर मैं इसको 3DZ² भी लिख देता हूं, या 3DX लिख देता हूं, या 3PX लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, है ना। 3PX लिख देता हूं, चलो छोटा कर देते हैं इसको, तुम भी आसान, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने 3PX लिख दिया। ये जो ये नंबर है ये क्या बताता है? ये बताता है n। ये जो आपका P है ये क्या बताता है? आपका L। और ये जो आपका नीचे X है ये क्या बताता है? आपका ML, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपने एड्रेस तो पूरा इससे पता कर ही लिया ना, मतलब एड्रेस तो पूरा अभी तक। अब इसमें कमी क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मतलब जो चौथा क्वांटम नंबर है वो एक्चुअली स्पिन ओनली क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर है, चौथा क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि मुझे इस जगह को एक्सप्लेन करने के लिए तो अभी तक फोर्थ की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा काम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेरा काम एजिमुथल क्वांटम नंबर और मेरा काम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हो गया। ऑर्बिटल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, है ना, फर्स्ट 3। आप पूरा ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला, वो ऑर्बिटल कौन सी शेल का है। दूसरा, वो ऑर्बिटल कौन सी सब शेल का है। तीसरा, वो ऑर्बिटल का एक्सिस क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो इसने क्या बताया आपको? इसने बताया ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, है ना। ये क्या बताता है आपको? साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है बेटा। ये क्या बताता है आपको? साइज ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है ये, है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है कि उस ऑर्बिटल की शेप क्या है।
और ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल की तीन चीजें पता करने के लिए तीन क्वांटम नंबर की जरूरत थी, हमने वो तीनों तो पढ़ लिए। यानी ऑर्बिटल के पूरा हिसाब किताब तो हम तीन क्वांटम नंबर से कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी बता सकते हैं अभी कि इनमें भरा होगा क्या इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन से जब पूछेंगे कि तेरा हिसाब किताब बता, तो फिर वो चारों का नाम लेगा। मतलब वो ये बोलेगा कि मैं उस साइज वाले ऑर्बिटल में रखा हूं, मैं उस शेप वाले ऑर्बिटल में रखा हूं, मैं उस ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल में रखा हूं, और मैं सीधा रखा हूं कि मैं उल्टा रखा हूं। ये तो इलेक्ट्रॉन ही बोलेगा ना। यहां तो इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो ऑर्बिटल से पूछा कि तेरा एड्रेस बता, तो वो इन तीन की मदद से बता सकता है बस कि मेरा एड्रेस इतना ही है। बोले वो चौथा क्वांटम नंबर, बोले वो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको जरूरत पड़ती है ना। तो हम तब भी होंगे, बट इलेक्ट्रॉन से जब तुम पूछोगे तो इलेक्ट्रॉन कहानी इनसे शुरू करते हुए एक आखिरी चीज तक और जाएगा, और जिसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। उसका नाम क्या होता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। उसका नाम क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये एस से या एम एस से डिनोट होता है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन नॉट एन ऑर्बिटल, है ना। इंडिकेट्स अबाउट spin of electron. Spin may be clockwise and anti-clockwise. Possible values of, है ना, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उल्टा और एक इलेक्ट्रॉन सीधा आता है, जनरली नॉट नेसेसरी, है ना, नॉट कंपल्सरी। जनरली क्या किया जाता है, जनरली जो है वो ये जो स्पिन होती है इसे क्लॉकवाइज बोला जाता है, और इसको प्लस हाफ वैल्यू दे दी जाती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। अगेन आई एम सेइंग कि कोई जरूरी नहीं है कि इसे ही क्लॉकवाइज मानो। किसी एक को आप क्लॉकवाइज और किसी दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम माइनस बोल सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुद्दा यह है कि हां एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, बात खत्म। ये ऐसे कभी नहीं हो सकते, ऐसे आप नहीं भर सकते। ऐसे आप भरोगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखो अगर आप दोनों भरोगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। यहां पर आप खुद सोचो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल पे रखे हैं, यहां पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन का n तो सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, n सेम, l सेम, m सेम, तीनों सेम है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम है, और सबशेल सेम है, ऑर्बिटल सेम है। लेकिन अलग क्या है, अलग है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि जो फोर्थ वाला है वो सेम नहीं है। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक दो इलेक्ट्रॉन की, क्या बोला है ना, क्या बोला उसमें कि किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। तो यहां पे भी हमने देखा कि तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है। दोनों उसी शेल में रखे हैं, दोनों उसी सब शेल में रखे हैं, और दोनों उसी ऑर्बिटल में रखे हैं। लेकिन दोनों में से एक रखा हुआ है उल्टा और एक रखा हुआ है सीधा, यानी कि चौथा क्वांटम नंबर तो अलग होना ही है दो इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये अगर करते हो तो इसमें चारों सेम हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी किसी एटम में सेम नहीं होते। तीन सेम हो सकते हैं, अब अलग तो और भी हो सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वो तीन सेम कर रखता है, चौथा तो उसे अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे ही होता है। एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे ही होता है, ठीक है बेटा। तो हमने, और फिर एक ऑर्बिटल में, अच्छा आप में से बहुत सारी चीज बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि चलो एक काम करो सर, दो का नहीं हो सकता ना, तो आप एक काम करो, ऐसा कर लो, ठीक है, अब ऐसा कर लो। तो बेटे अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो इन दोनों का सेम हो जाएगा,
ये देख, इसका सेम हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, इसको प्लस हाफ बोलोगे तो ठीक है, चलो ये वाला माइनस हाफ हो गया, ये वाला प्लस। मतलब यहां से एक चीज और पता चलती है, ये क्वांटम नंबर हमें इनडायरेक्टली ये भी सिखा देता है कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि तीसरा जैसे ही तुम लाओगे, तीसरा जैसे ही तुम लाओगे उसका क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तीसरा जैसे ही तुम लाओगे उसका क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा। और मैंने कहा एक किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बात को? तो अब समझे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब क्या है आप लोगों को पता है, मैं इसलिए आगे की बात पहले बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है। क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो तीसरा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका उसका जो ये वाला क्वांटम नंबर है सेम हो जाएगा। और चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते किसी इलेक्ट्रॉन, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर। आइए, अब ये तो हो गई सारी बातें, है ना। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अभी हमने देखा, हम एड्रेस की बात कर चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात हम कर चुके हैं, वो देख लिया हमने, ठीक है। अब हम वहां पर इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, तो ये 3 रूल हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑफबाउ रूल, है ना, N+L रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि एनर्जी लेवल की सीक्वेंस बताता है। ये क्या बताता है, ये एनर्जी लेवल की, जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं उनकी क्या बताता है, उनकी एनर्जी सीक्वेंस बताता है। एनर्जी सीक्वेंस बताता है ऑन द बेसिस ऑफ N एंड L रूल। मतलब ये जो आपका N की वैल्यू आएगी ये होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो आपकी ये L की वैल्यू आएगी ये आपका होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को जोड़कर एक एनर्जी सीक्वेंस बनेगा, और उस एनर्जी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। एंड वन मोर थिंग, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन दिस रूल। दिस रूल मतलब कहीं ना कहीं ये जो रूल है ये फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल है। आज का जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसे हम पढ़ेंगे लेटेस्ट, वो फॉर्मूला ही उसका N+L रूल है। मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए, डिफरेंट एनर्जी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए, है ना, और पीरियोडिक टेबल बनाते जाइए। तो इस पे मैं वापस आऊंगा जब मैं पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में स्टार्ट करूंगा। आप बोलोगे ये मास्टर इतनी देर से कर क्या रहा है? देखो, एक चीज, पहली चीज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, दूसरी चीज मैं बहुत स्लो बोलता हूं। अगर आप ये वीडियो 1.5x या 1.25x पे भी देखते हैं तो आई थिंक अगर मैं ये 1.5 घंटे का लेक्चर बनाता हूं तो आप उसको 1.5 घंटे से पहले खत्म कर देंगे। मैं तो कई बार ये बोलता हूं, बच्चे खुद मुझसे डिमांड करते हैं, सर 2 आवर्स का वीडियो दे दिए करिए, सर 2 घंटे का रिकॉर्डेड डाला करिए, आप बहुत स्लो बोलते हैं। तो हम उसको 1.5x या 1.25x पे देखते हैं, है ना, तो उससे हमारा टाइम बच जाता है। सर हमें तो पूरे 2 घंटे नहीं लगते, हम 2 घंटे का माल कई बार 1.5 घंटे के आसपास खत्म कर लेते हैं। तो सर आपके 2 घंटे भी 1.5 घंटे में हम कवर कर लेते। तो ये मेरी एक धीरे बोलने की मेरी अपनी एक क्या बोलते हैं आदत है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं धीरे ही बोलता हूं बेटा, है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, है ना। आप कर सकते हो ये काम, लेकिन स्पीड तभी बढ़ाएं जब चीजें समझ आ रही हो, अदरवाइज वापस 1x पर ही आ जाएं। ऐसा ना कर लें कि कवर करने के प्रयास में हम खो दें ये चीजें, कि हम कॉन्सेप्ट ना खो दें। ठीक है बेटा, तो कवर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीखना इज इंपॉर्टेंट। तो चीजें सीखिए।
लेकिन ये तीसरा रूल तो ये बताता है कि एनर्जी सीक्वेंस क्या है, लेकिन उससे पहले का जो ये दो रूल है, ये दो रूल ये कहते हैं कि पहला तो है पाउलीज एक्सक्लूजन एंड दूसरा है हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं। ये पाउलीज एक्सक्लूजन क्या होता है अभी आप रिलेट कर लोगे। देखो क्या लिख रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom can have same value of all four quantum numbers। जरा बताओ, अभी स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाते हुए मैंने ये बात बता दी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं एमडीजे की, एमडीजे का मतलब मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं। एमडी मेरा नाम है बेटा, और जे जो है वो जुगाड़ है। एक ऐसा जुगाड़ जो इमोशन है, एक ऐसा जुगाड़ जो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा जुगाड़ जो आपके क्वेश्चंस को जल्दी करने में हेल्प करता है, एक ऐसा जुगाड़ जो मिनटों में होने वाले क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर देता है। बस यहीं से शुरुआत हुई थी इस एमडीजे की। और एमडीजे का मतलब, इसकी एक टैग लाइन है आईओसी, बड़े आराम से। आईओसी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, बड़े आराम से, क्योंकि उसमें हेल्प करता है क्या ये। तो अब अगर ये आपको बुकिश लैंग्वेज, देखो ये बुकिश लैंग्वेज है जो कि मैंने समझा दी, और इसी को दूसरा लिए, अब इस ऐसा करने के लिए एक ऑर्बिटल में है ना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो आप भरते हो, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, वो भी क्या आ सकते हैं, अपोजिट स्पिन के। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो एक ऑर्बिटल है, ये जो एक ऑर्बिटल है, इसमें आप पहला इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, इसमें आप पहला, लेट सपोज ये 3s है, ये क्या है 3s है। तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो n की वैल्यू तो 3 है ना, l की वैल्यू 0 है ना, और m की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो ये तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही हो गई, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम ही हो गई। लेकिन s की वैल्यू जो आएगा आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर जो आएगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ये सेम हो जाएगी, सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम हो जाएगी, ये भी सेम हो जाएगी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन की है ये क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और अगर मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आऊं तो फिर से कहानी, दो इलेक्ट्रॉन की ये चीज सेम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक एटम के अंदर एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, वो स्पिन में जाके तो चेंज कर ही लेंगे। बाकी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक 3s है और एक 2s है, तो इसमें तो अगर आप बात करो, यहां 3s2 लिखा हुआ है, यहां 2s2 लिखा हुआ है। अब आप बात तो समझो, इसका तो n भी अलग है, इसका n भी अलग है, ठीक है, और इसका l सेम है, इसका l भी सेम है। तो अगर ऐसे दिख रहा है तो फिर उसमें बाकी भी डिफरेंट हो ही जाएंगे। लेकिन अगर सेम है 3s2, अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स में अगर आपको तीनों, बाकी तीन तो सेम हो जाएंगे, लेकिन ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पिन आपने उल्टी करी तो स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसका डिफरेंट होना तय है। तो इन शॉर्ट ये दोनों बातें क्या समझाती है कि भैया एक डब्बे में, डब्बा बोले तो ऑर्बिटल, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब एक डब्बे में मैक्सिमम दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो, कहीं पे ऐसा करके ऐसा करते हो, ये करते हो, है ना, ये करते हो, तो बताओ ये पाउलीज एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो कि एक डब्बे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसको उल्टा कर दिया लेकिन ये कर दिया, ये भी पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें भी दो, अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे जिनके चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है पाउलीज एक्सक्लूजन। फिर आता है बेटा हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड हो, देखो एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन अगर आप पी की बात करो तो वहां पे 3 ऑर्बिटल डीजनरेटेड होते हैं। ये सेम एनर्जी लेवल पर है, px py और pz सेम एनर्जी लेवल पर है,
सेम एनर्जी लेवल वालों को कहते हैं डीजनरेटेड। डीजनरेटेड है तो एस में तो एक ही है, तो डीजनरेसी की बात ही नहीं आती। एस में तो एक ही डब्बा है तो डीजनरेसी की बात नहीं आती। तो डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी लेवल पे होना। जैसे अगर वो पी है तो ऐसे होगा, वो अगर डी है तो वो 5 डब्बे अगर ऐसे होंगे, तो इस तरह से चलता है। अगर ये डी है तो ऐसा होगा, ये पी है तो ऐसा होगा। ये 5 डब्बे डीजनरेटेड हैं, ये 3 डब्बे डीजनरेटेड हैं। जब इस तरह से ऑर्बिटल्स एक साथ आ जाएं एस के लिए, तो ये बात वैसे भी वैलिड नहीं होती, क्योंकि एस के पास तो एक ही डब्बा है। एस के पास तो एक ही डब्बा है, कोई दिक्कत है भी नहीं। ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स वाली कैटेगरी में वैसे भी नहीं आता, क्योंकि ये एक ही डब्बा है बेचारा। यहां से डीजनरेसी की बात स्टार्ट हो जाती है। ये डीजनरेटेड है, ये डीजनरेटेड है। अगर ऐसे डब्बे हैं सेम एनर्जी लेवल पे, तो ये कहता है कि पहले आपको सिंगल सिंगल फिर डबल करना है। मतलब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, तो अगर आपने मान लीजिए अगर आपने 3p3 लिखा है, तो आप इसको ऐसे नहीं भर सकते कि आपने ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया। तो ये क्या गलत हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया गया है। और अगर इसी 3p3 को मैं ऐसे भर दूं, तो इसमें हंट्स रूल एकदम सही है। इसमें हंट्स रूल जो है वो एकदम क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? हंट्स रूल एकदम सही हो जाएगा। सही भाई, ये चीज है। ऐसे देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बेसिकली हमें नीड पड़ेगी इस तरह से। हम जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये 2 बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें हमें पहले सिंगल सिंगल एंड देन हमें उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये थी कहानी किसकी? हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। मतलब मैं कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जाके ऐसा कुछ नहीं, मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं जितनी हमको नीड है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो पहला लेक्चर है इसमें आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ आपको एक पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेंगे, वो भी मैं होमवर्क दूंगा कि बेटा इनको लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे कि कैसे बनती है। तो अब अगला आता है हमारे पास आफ्बाउ प्रिंसिपल N+L रूल। ये कहता है कि जिन सबशेल्स की N और L की वैल्यू कम होती है उन्हें हम पहले भरेंगे, मतलब वो लोअर एनर्जी पे होंगे, और जिनकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में भरी जाएंगी। और अब ऐसे में कई जगहों पे ऐसा भी होगा कि 2 सबशेल्स की N+L की वैल्यू सेम आ जाएंगी। तब किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ये कहता है कि अगर 2 सबशेल्स की N+L वैल्यू सेम आ जाए, तो हम जिसकी N की वैल्यू कम होगी हम उसे प्रेफर करेंगे, मतलब उसे हम लोअर एनर्जी पे मानेंगे। ये सारी दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं आपको ये तो ठीक है चलो बता दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है 3s, है ना, और एक जगह लिखा हुआ है 2s, है ना। जैसे मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है 2s, एक जगह लिखा हुआ है 3s, ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है 1s। बात को समझिएगा। इसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 1 है। l की वैल्यू क्या है? 0 है। और N+L की वैल्यू क्या होगी? वही क्या हो गया? टीचिंग बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये देखो, ये देखो, तो N+L की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यहां पर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो N+L की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यहां पे n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, तो N+L की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। तो 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 3s में जाएगा। समझ रहे हो? अब बात आती है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2p, 1s के बाद क्या लिखता हूं मैं यहां पे? 1s 2s 3s और 2p लिख दिया। अब n की वैल्यू 2 हो गई, p की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है? p के लिए 1 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 2 और 1 और 3, यही हो जाएगा। अब जैसे इनको देखो आप, इनको देखो, ये सेम हो गई, सेम N+L वैल्यू हो गया, लेकिन इसकी लोअर n वैल्यू है, बट 3s में n की वैल्यू लो है।
तो सॉरी 2p में मैंने गलत बोल दिया, सेम हो गया ये वाला, है ना, लेकिन बट 2p में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू लो है, तो पहले उसे भरा जाएगा। तो अगर मैं यहां पे एक बेसिक सी सीक्वेंस निकालूं, जितना मैंने करवाया है मैं उसी की सीक्वेंस निकाला हूं, उसी तरह से ये सारी सीक्वेंस आपस में निकली हुई है। तो मेरे पास सबसे पहले 1s जाएगा, सबसे पहले मेरे पास 1s जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास 2s जाएगा, ठीक है। अब 2s के बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉन 3s में नहीं जाएगा, 2s के बाद पहले 2p में जाएगा। क्यों? क्योंकि 3s की वैल्यू और 2p की वैल्यू में 2p पहले भरा जाएगा, क्योंकि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है 2 के लिए तो हम पहले लोअर n वाला भरते हैं और उसके बाद ये वापस 3s में जाएगा। तो ऐसे करके एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो 1s के बाद 2s में गया, 2s के बाद 2p में गया, 2p के बाद 3s में गया, 3p के बाद, है ना, 3s के बाद 3p में गया, 3p के बाद 4s में गया और 4s के बाद 3d में गया। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात सुनो, तीसरे नंबर शेल की सब शेल है 3d, लेकिन ये ऐसे नहीं भरी गई है, ये ऐसे नहीं भरी गई है कि 3s के बाद 3p और 3d के बाद 3p के बाद 3d नहीं भरा गया है। तो फिर से वही n प्लस एल की वैल्यू वाला मैटर आया होगा, और जब n प्लस एल की वैल्यू वाला मैटर आया होगा तो जो वैल्यूज से डिसाइड हुआ होगा वो ये डिसाइड हुआ होगा कि 3p के बाद पहले 4s में जाएगा साहब, 3p के बाद पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में जाएगा, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d में जाएगा। तो आपसे पूछे कि 3 नंबर शेल में पॉसिबल सब शेल्स कौन सी हैं, तो आप 3s 3p 3d बोलो। लेकिन क्या 3 नंबर शेल में 3d जाके भरती है? नहीं। तीसरे नंबर, हम आप पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ेंगे कि तीसरे नंबर पीरियड में 3d सब शेल नहीं भरती। जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। तो एक बेसिक सी चीज निकलती है, और वो बेसिक सी चीज ये निकलती है कि अगर इसी ऑफबाउ प्रिंसिपल से अगर मैं एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करूं, अगर मैं एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करूं तो एक चीज बताओ, वो फॉर्मूला क्या बनेगा। मान लीजिए ये 6s है, 6s है, मैं यहां से एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करूंगा, ये 6s है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में गया, उसके बाद 5d में गया और उसके बाद 6p में गया, तो 6 के बाद और 6p के बाद वापस 7 आ गया। तो कुल मिला के जब मैंने 6s से 7s के बीच में आया, है ना, समझना मेरी बात को, जब मैं 6s से लेके 7s पे आया तो इन बिटवीन मेरे को कौन कौन सा भरना पड़ा। तो 6s के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन कहां गया, 4f में गया। 6s के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन कहां गया, 4f में गया। उसके बाद मेरा कहां आया, 5d में आया, और उसके बाद कहां गया मेरा, 6p में गया। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखूं, है ना, इन जनरल लिखूं, अगर मैं जनरली लिखूं तो जनरली क्या हो जाएगा, जनरल सबके लिए, तो ns हो जाएगा, फिर n-2f हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 निकालोगे तभी 4 आएंगे। उसके बाद n-1d हो जाएगा और उसके बाद np हो जाएगा। मैं आऊंगा अपनी बात पे अगले लेक्चर में, जब मैं ये बोलूंगा कि यही n प्लस एल रूल है और यही पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला है। यही n प्लस एल रूल है बेटा, और यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल इसी बात को ध्यान में रख के बनाई गई है। यही n प्लस एल रूल है, यही पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला है। तो मान लीजिए जब हम पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड भर रहे होंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि 6th पीरियड में कौन कौन सी सब शेल्स भरी जाएंगी, तो आप बोलोगे पहले 6s भरा जाएगा, फिर 4f भरा जाएगा, फिर 5d भरा जाएगा, फिर 6p भरा जाएगा, फिर 7s आ जाएगा, तो वो तो पीरियड 7वां हो जाएगा। तो जब आप एक शेल से दूसरी शेल पे जंप करते हैं तो उस बीच के उस दरमियान कौन कौन सी सब शेल्स भरी जाती हैं, वो हमारा पीरियड भी डिसाइड करेगी कि तीसरे पीरियड में भरे जाने वाली सब शेल्स। तो तुम बोलोगे 3s, उसके बाद बोलोगे तुम 3p, लेकिन तुम 3d नहीं बोलोगे, क्योंकि 3s के बाद 3p और तुम 4 में आ गए तो पीरियड बदल गया। तो याद रखिएगा बेटा, सब शेल्स का होना
और सबशेल्स का भरना दो अलग टर्म्स हैं। सबशेल्स होना का फॉर्मूला जो है वो हमें पता है कि n किसी भी गिवन सब शेल में उतनी ही सबशेल्स होती है। ये 3 है तो 3 ही है, देखो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 5 ही है, ये आगे लिखा नहीं है, जी होता है 5G। तो होना और भरना, भरना कौन डिसाइड करेगा? ये। और भरने से हमारे पास क्या चीज निकल के आती है? भरने से हमारे पास क्या निकल के आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और इसी को हम आगे जाके क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे बताओ, जब भी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा काम में हमारे पास कौन सा आएगा? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आएगा। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट में, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उसको अलग अलग एनर्जी लेवल्स में बताएंगे कि ये यहां पड़े, 2 यहां पड़े, 6 यहां पड़े। तो हमें एनर्जी लेवल्स बताने के लिए उसे इसी प्रिंसिपल से बताना पड़ेगा, n+l रूल से बताना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या भरते हैं? हम एलिमेंट्स ही तो भरते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम क्या भरते हैं? एलिमेंट भरते हैं। एक एलिमेंट भरा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा एलिमेंट भरा जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरा भरा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा भरा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पांचवा 5 इलेक्ट्रॉन, छठा 6 इलेक्ट्रॉन, सातवां 7 इलेक्ट्रॉन, आठवां 8 इलेक्ट्रॉन, नौवां 9 इलेक्ट्रॉन, 10वां 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को पोजीशन तो देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन को पोजीशन यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो n+l रूल से चलती है। यानी कि जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे बढ़ रहे हो तो आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आती है, इसका मतलब तुमको पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स जमाना आता है ना। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूट्रल है तो वो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, वो जरूरत पड़ेगी तुमको इसके लिए। यानी कि पीरियोडिक टेबल पूरी इसी चीज से बनी हुई है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनी हुई है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स जमाने से। हमने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में बनाया, जमाया, और वो भी किस वे में? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जब एटॉमिक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे गए तो जब एक एलिमेंट्स और न्यूट्रल एलिमेंट, और पीरियोडिक टेबल कैटायंस की नहीं होती, एनायंस की नहीं होती, पीरियोडिक टेबल किसकी होती है बेटा? न्यूट्रल एटम्स की होती है, एलिमेंट्स की होती है। तो इसका मतलब है जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को इस तरह से लगातार भरते जा रहे हो, है ना, एक के बाद एक एलिमेंट्स बढ़ाते जा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ाते जा रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो वो इस सीक्वेंस में भरना स्टार्ट होंगे। जैसे इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं। यानी कि जब ये 2 भर जाएंगे तो इसका मतलब है 2 एलिमेंट होंगे, एक 1s1 वाला, एक 1s2 वाला, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी 2s में आएगा। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा वो 2s1 होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर 4 होगा वो 2s2 होगा। फिर 5 वाला 1s2 2s2 2p1 होगा, 6 वाला 1s2 2s2 2p2 होगा, 7 वाला 1s2 2s2 2p3 होगा, 8 वाला 1s2 2s2 2p4 होगा, 9 वाला 1s2 2s2 2p5 होगा। क्योंकि p में 6 आ सकते हैं ना बेटा, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, क्योंकि 3 डब्बे हैं p में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब है सर अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरना सीख गए तो हम पीरियोडिक टेबल बनाना सीख गए, बिल्कुल सीख गए। तो इसका जो एक फॉर्मूला है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल इसी पर बेस्ड है। देखो, ये है एक प्रॉपर सीक्वेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे यहां 1s है तो इनकी नीड ही नहीं है, क्योंकि 1 होने के बाद 1s के बाद सीधा वो 2 पे आ गया। तो जब तक ns के बाद अगला n+1s नहीं आ जाता तब तक वो सेम पीरियड होता है। तो यहां पे ns मतलब 1s है, अब 1+1 मतलब 2s जब तक नहीं आ गया तो ये एक ही पीरियड है। एक ns से n+1s तक पहुंचने का
जो रास्ता होता है उस बीच में जो कुछ भरा जाता है वो सब एक पीरियड में आता है। अब 2s के बाद 2p में गया, इसका मतलब बहुत सी जगहों पे ऐसा होगा कि ns के बाद डायरेक्ट np में जाएगा, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं आएंगे बीच में। तो देखो 2s के बाद 2p गया और डायरेक्ट 3s आ गया, तो 2s से 3s के बीच में सिर्फ यही भरे गए, 3s से 4s के बीच में भी यही भरे जाएंगे। लेकिन 4s से 5s में जब आओगे तो 4s के बाद 3d गया और 4p गया, उसके बाद 5s आया, तो 4s 3d 4p ऐसे चलेगा, 3 आ गए वहां पे। तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं, घबराइए मत। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल हेडिंग लगा के ये चीज वापस लाऊंगा, यही डायग्राम वापस लाऊंगा और उसको पीरियोडिक टेबल में पूरा सिखाऊंगा। ये तो तुम्हें अब तक आता ही था, है ना, ये चीजें मेरे को पता है, बच्चे को ये चीज पहले से पता है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, पर अब मैं इसे रिलेट करूंगा पीरियोडिक टेबल को बनाने में। पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जब हम एलिमेंट भरेंगे तो मैं इसको रिलेट करके बनाता जाऊंगा, एलिमेंट भरता जाऊंगा। अगली क्लास का इंतजार करना उसके लिए। फिर यह है कि द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर्स एंड एन एल, है ना। अब ये आप एनर्जी बता सकते हो, है ना, ये आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, डेफिनेटली आप कर लोगे। ये है मतलब n+l रूल वाला है ना, n+l रूल से इसकी एनर्जी सीक्वेंस आप जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है अगला, क्या कह रहा है, 3p ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू 3s। तो 3 + 0 कितना होगा, 3, और 3 + 1 कितना होगा, 4। तो ये यस कह रहा है कि हायर है 3s से, बिल्कुल सही बात है। n+l फॉर 3p ऑर्बिटल, 3p के लिए n+ ऑर्बिटल, n+l की वैल्यू कम है नहीं, 3p के लिए तो 4 है। देन दैट ऑफ 3d, अच्छा 3d बोल दिया, तो 3d में 3 आएगा बेटा और साथ में 2 आएगा, 5 आएगा। ये भी सही है क्योंकि यहां इसने 3s से कंपेयर नहीं किया, 3d से कर दिया, तो ये बात तो फिर सही हो गई। हाँ वो तो कम ही है, 3s से कम। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्यों सही होगा, जब वो बात ही अलग कर दी उसने, तो वहां तो 3p 3s को कंपेयर किया, यहां पे 3p 3d को कंपेयर किया, तो बस फिर ये तो कंपैरिजन ही अलग अलग हो गया, तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी मैच कर पाएगा उस चीज को। कह रहा है कि सब शेल्स विच आर फिल्ड जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द फिलिंग ऑफ 5p। देखो होमवर्क है, 5p से पहले क्या बनता है, 5p से पहले क्या भरेगा और क्या नहीं, है ना, 5p से पहले क्या भरेगा और क्या नहीं, देख के बताओ जरा। ये देखो यहां से देखो, 5p है, ये रहा 5p। इससे पहले क्या भरेगा और बाद में क्या भरेगा, बाद में भरेगा 6s, पहले भरेगा 4d, है ना, यही भरेगा, ऐसा ही होगा। तो इसको बताओ, इसमें कुछ करेक्शन भी है। जस्ट बिफोर में तो 4d आएगा और उसके बाद 6s आएगा, तो आफ्टर के बाद तो 6s आएगा, तो ये यही तो करेक्शन भी यही हो गया। लो बताओ, जो आंसर था वही करेक्शन हो गया, अभी तो गड़बड़ हो जाता ना बेटा, है ना, 6s। तो अब तो कर ही लो, फिर मैं नहीं कर दिया तो होमवर्क की क्या बात है। पहले 4d भरेगा, है ना, उसके बाद 6s भरेगा, कि बिफोर और आफ्टर पूछा है तो पहला आंसर मत कर देना, गड़बड़ी कर दोगे बेटा, आगे पीछे हो जाएगा। हाँ इसकी कह रहा था मैं, यह आपको क्या करना है, ट्रिक्स नोट करके लानी है। होमवर्क क्या करना है, नोट करना है और लर्न करना है, नोट करना है और लर्न करना है। जैसे वो एस ब्लॉक है तो टॉप टू बॉटम है, ये पी ब्लॉक है तो ये भी टॉप टू बॉटम है, इनको भी टॉप टू बॉटम पढ़ना है, ठीक है, वो भी टॉप टू बॉटम पढ़ना है, ये भी क्या है, टॉप टू बॉटम है। एस ब्लॉक भी टॉप टू बॉटम है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है भाई, और ये भी लिखना है। फिर यहाँ पे डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वाले, ये डी ब्लॉक है लेफ्ट टू राइट वाला, काम आता है, ऐसे पढ़ना है इसको। और ये डी ब्लॉक टॉप टू बॉटम पढ़ना है, ये भी नोट करने हैं आपको सारे। और एक काम और करना है, इन एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं आपको। पीरियोडिक एनसीईआरटी है आपके पास तो आपको नाम याद करने हैं। ये एफ ब्लॉक है, ये भी लेफ्ट टू राइट है,
कि सर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम पर यूं ही लुट गए। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये सारी चीजें आपके पास अपनी खुद की ट्रिक्स भी होंगी। फिर एक बात आती है कि जो 7th पीरियड है उसकी ट्रिक अलग से लिखी हुई है ना। उसकी ट्रिक कहां से लिखी हुई है, यहां से यहां तक, मतलब 103 से लेके 104 से लेके वहां तक, है ना। तो 10, ये तो आपका 89 होता है, ये आपका क्या होता है 89 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये 104 है। तो अकेला रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत। डर्मा रोग कॉपर से नहीं होगा, डर्मा मतलब अपना स्किन वाली डिजीज, डर्मा रोग कॉपर से नहीं होगा। फ्लाइंग मॉस्किटो लिविंग रूम में, टेंशन हो गई ओ गॉड, है ना। 3 टुकड़ों में इसको अलग अलग याद करना है। अकेला रदरफोर्ड डूब रहा सागर में, भाई हंस मत। डर्मा रोग कॉपर से नहीं होगा, फ्लाइंग मॉस्किटो, है ना, लिविंग रूम में टेंशन हो गई ओ गॉड। ये आपके कौन से एटॉमिक नंबर हैं, 104 से लेके यहां से 118 तक, ऐसे समझो आप, ठीक है। बाकी आपके पास एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल में यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, उसमें एक करेक्शन है, देख लेना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है बेटा, इसमें एक करेक्शन है। और बाकी ये वाला प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ, ये इसका प्रिंट निकलवा देना, इफ पॉसिबल प्रिंट करवाना है इसको, और कम से कम 2 तो करवा ही लेना बेटा, ठीक है। बाकी कल हम और आगे बढ़ेंगे और अगले लेक्चर में इसको एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको वो निमोनिक्स याद करके आने हैं, आपको वो निमोनिक्स क्या करने बेटा, याद करके आने हैं। पहला लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, इवन दैट पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी नहीं हुई है, घबराइए मत, एकदम बेसिक बेसिक चीज है। हम बेसिक से ही उठाएंगे टॉपिक्स को, कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए हमें 2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स बाद में 1-2 लेक्चर्स में देनी पड़ी तो डेफिनेटली दे देंगे, और मैं तो बहुत स्लो बोलता हूँ, आप वैसे भी उस 2 को 1.5 घंटे में देख सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।